आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, पाकिस्तान से जिंदाबाद। कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, किसी भी शोबे में बंदा है, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा तो शायद सेटिस्फाई हो जाऊंगा। क्या बाहर दूध की नहरें बह रही हैं, शहर टपक रहा है, बाहर दरख्तों पे नोट लगे होते हैं, क्या वजह है? जब आप किसी भी स्टूडेंट की एप्लीकेशन को देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें जिन्हें मद्देनज़र रखा जाता है ताकि एक बच्चे को हम गाइडलाइन दे सकें कि भाई आप ये स्टेप्स पूरे कर लें तो आप इजीली आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बाहर जाकर। जैसे जर्मनी का जिक्र होता है। सेकेंडली, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके अंदर रोल होता है लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा। तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि बच्चों को लैंग्वेज पे क्या फोकस करना चाहिए? पाकिस्तान में आपने जैसे बताया कि स्टडी के लिए खास बजट होता है। जनरली मैंने सुना है कि 10 से 15, 20, 25 लाख तक आप स्टडी के लिए आप लीगल वर्क परमिट लेके भी बाहर जा सकते हैं। इस सब के बावजूद अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि बच्चे 3 to 4 मिलियन पे करके डंकी लगाते हैं और अक्सर जाके कश्तियाँ डूब जाती हैं जहाँ पर पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर देते हैं वो बैठ के। इसकी क्या वजह है, क्यों लोग इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब। आज जहांगीर की इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं अली असद साहब। अली असद एक बहुत ही मंझे हुए और बहुत मोअज़्ज़ज़ फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट है जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को लीगल तरीके से एजुकेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। तो आज के हम अपने इस एपिसोड में वेलकम करते हैं अली असद साहब को। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने मौका दिया कि बच्चों तक जो हमारी आवाज़ पहुंच सके और उनको पॉजिटिव चीज़ें जो हैं अबाउट स्टडी, एडमिशन एंड वीज़ा गाइड की जा सके। अली भाई, मुझे आप ये बताएं कि हम शुरू से सुनते हैं कि कायदे आज़म आला तालीम हासिल करने के लिए विलायत गए थे, फिर उसके अलावा इल्लामा इकबाल गए थे। आज भी हमारे जितने नौजवान हैं, जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं, जो आपको देख रहे हैं कैमरे में, वो भी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ आला तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं और कुछ अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में जो बाहर एजुकेशन की कौन सी अच्छी स्कीम्स हैं और कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए इन बच्चों को फोकस करना चाहिए? फ़हीम, इसमें 2-3 चीज़ें जब एज ए स्टूडेंट आप डिसाइड करते हैं कि मैंने बाहर पढ़ने जाना है, तो इसके 2 फेजेज़ हैं। नंबर 1 फेज़ है आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना और नंबर 2 फेज़ है आपका वीज़ा प्रोसेस। ये दोनों टोटल डिफरेंट फेजेज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया तो आपको वीज़ा भी लगना है, इसीलिए आपने दोनों के लिए पैरेलल प्रेपरेशन करनी है। अब जैसे कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली का लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा, स्टडी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के दरमियान दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती है। इसी तरह बाहर भी आपके पास ये 2 ऑप्शंस है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। आइल्स या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो आपने करना है। उसके बाद नंबर 2 आपने ये देखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका बजट क्या है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसका वाहिद कंसर्न ये है कि आप वापस आएंगे या नहीं, या वहाँ जाके उनके मुल्क पे बोझ ना बन जाए। अली भाई, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बजट की आपने बात की है। मैंने तो सुना है कि यूरोप की बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको 8-8 हज़ार पाउंड पर एनम देती हैं, पास से देते हैं पैसे कि आप जाएं वहाँ जाके आप स्टडी करें। अच्छा, उसमें यह है कि स्कॉलरशिप्स पूरी दुनिया में होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं, लेकिन उनका एक अपना अलग से क्राइटेरिया होता है। अगर हम एवरेज बच्चों की बात करें तो उनको कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती, उन्होंने मेरिट के ऊपर जाना है। स्कॉलरशिप जो आप ये कह सकते हैं, अगर हम कोई इसको डिसाइड करना चाहे तो 80% या इससे अबव अगर आपके मार्क्स हैं तो देन यू आर एलिजिबल। ये मैं शॉर्ट उसमें बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा। तो एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स हों और थ्रू आउट आपके करियर में हो, मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में, बैचलर्स में, फिर ये इट विल वर्क। अच्छा अली असद साहब, मुझे आप ये बताएं, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि मार्क्स कितने होने चाहिए। चले, मार्क्स हो गया, बजट हो गया, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके लिए हमारे बच्चे को, हमारी यूथ को फोकस करना चाहिए कि वो किस फील्ड में डिग्री लें जिसमें आगे वो जाके फ़ौरन अच्छे तरीके से एक्सेप्टेंस भी हो और एक्सेल भी कर सकें उससे। उसमें सर ये होता है कि डेफिनेटली एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपने ही जो फील्ड जिसको आप लेके चल रहे हैं उसमें रहना चाहते हैं या आप उसमें चेंज करके, डेविएट करके किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि मैंने बैचलर्स इन किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में और आगे मैं एकदम से कह रहा हूँ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में मास्टर्स करने जा रहा हूँ।
अब यूनिवर्सिटी के भी कान इस बात पे अलर्ट होंगे कि भाई एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड जो है उसने इंटरमीडिएट भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया और बैचलर भी, और अब वो एकदम से मास्टर्स में कह रहा है कि जी मैं, तो इसमें हम एक डॉक्यूमेंट होते हैं उसे कहते हैं SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब भी हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट सबमिट होता है कि जी आप ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ कर रहे हैं, आप ये कंट्री क्यों चूज़ कर रहे हैं, आप ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हैं, इसके आपके ऊपर क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी डिटेल आपने लिखनी होती है। तो ये अगेन मैं कहूँगा कि ये कोई थंब रूल नहीं है कि आप अपनी फील्ड चेंज नहीं कर सकते या किस फील्ड में जाएं। ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपकी एक्सपर्टाइज है, आप सिर्फ उसको करें। अब मैं कहूँगा जिस वक्त फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की डिमांड है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है, तो डिमांड तो है, बट मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है कि जो काम भी आप करें उसके कोई लॉजिक हो, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली हो अवेलेबल। वैसे ज़्यादातर जो बच्चों को मैं आजकल मशवरा देता हूँ IT का आपका हो तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी स्कोप है, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तानी बच्चे जा रहे हैं वो वापस आने की नीयत से अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहे होते, उनका मकसद होता है कि वहीं पे सेटलमेंट हो जाए। तो IT के कोर्सेज़ को आप स्पेशली देखें, इसकी डिमांड है। मेडिकल से, पैरामेडिक्स से रिलेटेड कोर्सेज़ को देखिए, इसकी डिमांड बहुत हाई है। अच्छा, जैसे जर्मनी का जिक्र होता है, इटली का जिक्र होता है कि जर्मनी में जो टेक्निकल एजुकेशन कोर्सेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेकेंडली, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके अंदर लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि बच्चों को लैंग्वेज पे क्या फोकस करना चाहिए और क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिस पे फोकस करके वो फ्री स्टडी के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं? अच्छा, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ एजुकेशन फ्री है, लाइक इटली, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, और कुछ मुल्कों में काफ़ी सस्ती है। अब आपने अगेन ये देखना है कि आप जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि आपने प्लान करना है कि भाई आया वहाँ पे कौन सी डिग्री है, कौन सा इंस्टीट्यूट है। दो तरह की इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो क्लासेस हैं मोस्टली वो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन क्योंकि अगर आपने वहाँ पे रहना भी है तो कोशिश करें जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें साथ साथ। फॉर एग्जांपल जर्मनी जाएं तो जर्मन लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करें। जर्मन लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप पाकिस्तान से जर्मन लैंग्वेज डायरेक्ट सीख के चले जाएं तो आपके लिए समझे 99% यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे, जबकि इंग्लिश मीडियम में आप समझ लें कोई 50% 50 से 60% यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज करवाती हैं। तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, और आपकी जो नेक्स्ट फेज़ है सेटलमेंट, उसमें लैंग्वेज आपका बैकबोन है। सही, जो आइल्स आप करवाते हैं बच्चों को और जो PTE होता है, आजकल तो बच्चे कहते हैं कि जी हम बगैर तैयारी के भी आइल्स कर लेते हैं, ये क्या तरीका कर है इसका? अच्छा, ये सर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, जो 90% जब स्टूडेंट आते हैं उसका पहला कंसर्न होता है सर ऐसा कोई करें कि हमें आइल्स या PTE या लैंग्वेज टेस्ट कोई ना देना पड़े। अच्छा, ये हवा बना हुआ है पाकिस्तानी कौम के सामने, पता नहीं क्यों इसको इतना, ये एक मैट्रिक लेवल का टेस्ट है। 90% लोगों ने उसको देखा ही नहीं आज तक, खोलने की जहमत ही नहीं कि वो एक दूसरे से देख के डर रहे हैं। वो एक किसी ने कहता कि जी बड़ा मुश्किल है, वो समझो सारी हो दे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप सिंपली एक काम करें, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, मॉक टेस्ट है उसको दे के देखें तो सही, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। एक तो स्पीकिंग, जैसे आप और मैं बात कर रही हैं, इसी तरह इंग्लिश में वो इंस्ट्रक्टर बैठा वो आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करेगा। सेकंड फेज़ होता है वो आपसे कहते हैं जी लिसनिंग एंड रीडिंग, और उसके बाद राइटिंग। ये मैट्रिक लेवल का, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप आराम से B1 या B2 B2 का मतलब हो गया 5.5 6 आप आराम से ले लेते हैं। अलीसर साहब, मुझे आप ये बताएं कि जैसे बहुत से बच्चे UK आला तालीम हासिल करने गए हैं, अपना कैरियर बेहतर बनाने के लिए गए हैं, उन्हें तालीम कंप्लीट करते ही एक PSW की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे पोस्ट स्टडी वर्क कहा जाता है जी। ये क्या है, कितने अरसे के लिए मिलता है और इससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बच्चों के लिए? उसमें सर ये होता है कि जब आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो आपको एक लिमिटेड वर्किंग आवर्स काम करने की इजाज़त होती है। ज्यों ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, UK का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, ज्यों ही आपका रिजल्ट आता है उसके साथ ही आपको ईमेल आ जाती है कि जी अब आप अपना PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट से मुराद ऐसा वर्क परमिट है जो आपको UK में अलाउ करता है कि आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं फॉर अनदर 2 ईयर्स। लेकिन PSW कभी भी आपका इमिग्रेशन पाथवे नहीं होता। इमिग्रेशन पाथवे वो है कि जिसके ऊपर चल के कल को आपको UK की नेशनैलिटी मिलेगी। उसके लिए ये होता है कि आपको एक ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। आपने डिग्री कंप्लीट की, आपको 20 आवर्स अलाउ थे, अब आपको 40 आवर्स यानी कंप्लीट वर्किंग अलाउ है PSW पे। PSW के अंदर रहते हुए उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि जो अप्रूव्ड पाथवेज हैं जिसके ऊपर चल के आपको, फॉर एग्जांपल जैसे Tier 2 कहते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनोवेटर फाउंडर है या
सेवरल अदर ऑप्शंस हैं। आपने किसी और ऑप्शन पे काम शुरू करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीयर 2 पे चले जाते स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, 5 साल है, 6 साल आप ILR अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। तो मसला ये है कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ वहाँ जाके PSW तक अपने आप को महदूद रखना, कोशिश ये करनी है कि आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिले, और उसके लिए PSW एक माइलस्टोन है। आपको 2 साल का ग्रेस पीरियड मिल रहा है। आप आराम से रहें, काम करें, कमाएं पैसे, साथ साथ जॉब सर्च करें। अच्छा अलियासा साहब, बीइंग ए कंसल्टेंट, जब आप किसी भी स्टूडेंट की एप्लीकेशन को देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है? क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आप बनाते हैं? उसके अलावा क्या क्या चीज़ें जिन्हें मद्देनजर रखा जाता है ताकि एक बच्चे को हम गाइडलाइन दे सकें कि भाई आप ये स्टेप्स पूरे कर लें तो आप इजीली आप अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बाहर जाकर? उसमें सबसे पहला जो है ना चीज़ें जी, अभी ना अनफॉर्चुनेटली एक इंडस्ट्री बन गई है यूरोप में, दुनिया भर में एजुकेशन इज़ एन इंडस्ट्री। सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट आपने देखना है कि जी बजट क्या है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम लोग कदर नहीं करते, वो टाइम है। टाइम इज़ मनी। अब जितने भी कंट्रीज़ हैं फ्री एजुकेशन वाले, ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, हर स्टूडेंट की कोशिश होती है मैं फ्री में नाम चला भी जाऊं। ले दें जो फ्री एजुकेशन वाली जैसे कंट्रीज हैं। इटली है सर, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। अब हर बच्चे की कोशिश होगी कि मैं इधर हो जाऊँ। अब आपने ये देखना है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, मेरिट पे होना है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका मेरिट 700 है, आपके नंबर 500 है, तो आप क्यों अपना टाइम और वो एफर्ट और पैसा ज़ाया कर रहे हैं? आप पहले दिन ही रियलिटी का सामना करें और सिर्फ उस तरफ जाएं जहां हो सकता है। 500 नंबर वाली यूनिवर्सिटी को देखें। कहने की बात यह, आपने सबसे पहले अपना बजट देखना है, आपका बजट कितना है। और बीइंग अ कंसल्टेंट हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। जैसे अब आपने फ्री एजुकेशन के लिए जैसे बात हो रही इटली की, तो डेफिनेटली आपके जितने अच्छे नंबर होंगे उतना आपका एडमिशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फ्री में अगले ने पढ़ाना है तो वो मेरिट को मद्देनजर रखेगा। अब आप कहें जी मेरे नंबर भी जी लेस देन 50% है और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। नंबर 2, कल को आपके पास, आपने जैसे मैंने कहा वीज़ा ऑफिसर ने ये देखना है, एडमिशन तो चले हो गया, वीज़ा ऑफिसर ने देखना है कि जी वहाँ 1 साल का इसके पास खर्चा है कि नहीं, तो आपके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यूके की बात करता हूँ, तो यूके आपको कहता है जी जो बैलेंस पेमेंट प्लस 1 साल का जो खर्चा है वो 12,000 पाउंड है। यूजली बच्चे आधी फीस जमा करा के जाते हैं, 8,000 तकरीबन जमा करा के 8,000 फीस रह गई, 12,000 आपका 1 साल का खर्चा, तो 20,000 के इक्विवेलेंट आपके पास बैंक में पैसे होने चाहिए। नहीं है तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, एफर्ट क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप। इसी तरह सबसे पहले आपने देखना है आप जिस भी कंट्री जा रहे हो उस कंट्री का बजट क्या है, आपके मार्क्स क्या हैं, आइल्स आपके पास कितना अच्छा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने पहले खुद से करनी है, और जिस भी कंसल्टेंट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं आपने उससे ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर कंसल्टेंट आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है फिर आप आगे बढ़ें, अदरवाइज लोगों की सिर्फ बातों में मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे वो एडमिशन के चक्करों में आपको करने के लिए ऐसे ऐसे वादे कई दफ़ा कर दिए जाते हैं जो पॉसिबल नहीं होते पूरे होना। तो आपने रियलिस्टिक होके, ताकि आपका टाइम और एफर्ट ज़ाया ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इटली, टर्की, लंदन, जर्मनी या मैंने US स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो क्या डेडलाइंस हैं, क्या क्या इनटेक का उनका टाइम है, क्या क्या डेडलाइंस है, और किस किस डिग्री के लिए, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या टाइमिंग है, मास्टर्स के लिए क्या टाइमिंग है, ग्रेजुएट के लिए क्या टाइमिंग है, थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि हम इनटेक का आइडिया हो, बच्चों को डेडलाइंस का पता हो कि उन्होंने कब कब अप्लाई करना है। जी ज़रूर। अच्छा इसमें ये होता है, देखें 2 तरह की, जैसे मैंने कहा एक पब्लिक सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर है। यूरोप के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है ना 2 इंटेक होते हैं। एक सितंबर इंटेक जो मेजर इंटेक होता है, 70 to 80% सीट्स सितंबर इंटेक में फिल होती हैं, और रेस्ट ऑफ द सीट्स जैन इंटेक, जनवरी इंटेक जिसको हम कहते हैं। अब ये किसी जगह जनवरी से फरवरी हो सकता है, किसी जगह सितंबर से अक्टूबर, लेकिन टाइम ड्यूरेशन यही है। वैसे सितंबर और जनवरी पूरी दुनिया में। अच्छा अब आपने ये करना है, देखें अगर तो आप किसी भी स्कॉलरशिप वाला, जैसे जर्मनी कर रहे हैं, आप इटली कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया कर रहे हैं, तो एडमिशन विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months। तो आप उसी तरह प्लान शुरू करें। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सितंबर इंटेक है, तो हमने जनवरी से शुरू किया हुआ है, मई में एडमिशन आए, यानी जनवरी से हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वो खुलते हैं एडमिशन, हम एप्लीकेशन डालना शुरू करते हैं, मई तक आके रिप्लाई आना शुरू होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने तरीके से चलना है। पहले सारी वो डेडलाइंस हर यूनिवर्सिटी की अलहदा होती है, उस डेडलाइन तक वो वेट करते हैं, अवेल्युएट करते हैं, और फिर तो इस तरह आपने अगर स्टार्ट करना है जनवरी इंटेक, तो फिर आप करेंगे फ़ौरन सितंबर के बाद, यानी सितंबर मिड से आप शुरू कर दें, और अगर आपने सितंबर इंटेक को लेना है तो जैन से आप स्टार्ट कर दें। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, वो ये है कि पाकिस्तान में
आपने जैसे बताया कि स्टडी के लिए खास बजट होता है। जनरली मैंने सुना है कि 10 से 15, 20, 25 लाख तक आप स्टडी के लिए आप लीगल वर्क परमिट लेके भी बाहर जा सकते हैं। इस सब के बावजूद अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि बच्चे 3 to 4 मिलियन पे करके डंकी लगाते हैं और अक्सर जाके कश्तियां डूब जाती हैं, जहाँ पर पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर देते हैं वो बैठ के। इसकी क्या वजह है, क्यों लोग इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं? सर उसकी ना जो अब तक मेरे एनालिसिस हैं उसमें मैंने दो चीज़ें अभी तक मैं समझ पाया हूँ। उसमें पहली तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाईजान सीधा रास्ता जो है वो बड़ा आसान, बड़ा सस्ता और बड़ा मतलब आप कह लें स्मूथ है। दूसरी जो है वो ये है कि जी हर इलाके के लोगों का ना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। अब वहाँ पे आज से कोई 10 साल पहले जो लोग गए थे ना वो अभी तक 10 साल पास्ट में रह रहे हैं और वो वहां जाके समझ रहे हैं। जो खुद इलीगल वे से गए हुए थे वो मोस्टली उन्होंने वहां पे ये धंधा शुरू कर। आजकल आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप लोगों को जब बात करते हुए सुनते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है इसका अपना नॉलेज क्या है, इसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्या बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ सर वो देखा देखी कि एक बंदा बाहर बैठा है वो पता नहीं सबको बुला लेगा, तो हमारे पीछे हमारे लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो खुद बेचारा पता नहीं डंकी लगा के गया था, कैसे गया था, वहां पे कितने साल वो असाइलम पे रहा है। तो देखें लीगल वे से हमेशा जाएं, देयर आर लॉट ऑफ लीगल वेज। यूरोप के अंदर में कोई एक इंटरेस्टिंग है, आप खुद रिसर्च करें। नंबर 1 ये मैं हर उस बच्चे को कहता हूँ जो जाना चाहता है खुद रिसर्च जरूर करें। यूरोप पूरा इस वक्त नेगेटिव उसमें जा रहा है बर्थ में। पूरी दुनिया में इस वक्त डिमांड है हाईली स्किल्ड लोगों की, या उन्होंने जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चा जाता है ये उनको भी पता है कि ये बच्चा अब फ्यूचर में यहीं पे रहेगा। तो लिहाजा आपने ये देखना है जाने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करें कि सीधा और राइट पाथवे लें। अगर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, पहली बात है होता नहीं, अगर लगे भी तो दिस इज़ द राइट वे। लाहौर से इस्लामाबाद जाना है ना आपने, आप पुरानी सी कोई गाड़ी ले लें, पहुंच जाएंगे मोटरवे पे अगर चढ़ेंगे। उसकी बजाय आप नई गाड़ी लेके अगर मुल्तान की तरफ चल पड़े तो इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा ऑलवेज ट्राई करें कि आप जेन्युइन तरीकों से जाएं। ये वर्क परमिट अगर चल रहे होते तो सर पूरा पाकिस्तान खाली हो चुका होता है इस वक्त। हम बस ये दोनों शो कर रहे होते, ये इवन ये ऑडियंस भी ना होती। दोस्तों, जो हमारी डिस्कशन है बड़े अच्छे तरीके से जारी है, बच्चों को हम इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लेकिन आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, किसी भी शोबे में बंदा है, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा तो शायद सेटिस्फाई हो जाऊंगा। क्या बाहर दूध की नहरें बह रही हैं, शहर टपक रहा है, बाहर दरख्तों पर नोट लगे होते हैं, क्या वजह है? सर इस पे जो मेरी राय, मैं क्योंकि खुद भी बाहर रहा हूँ, जो मेरी राय वो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादा इस इंडस्ट्री में हैं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या स्टडी कंसल्टेंट बने बैठे हैं, इनमें से शायद 95% लोग खुद कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए। इनका वाहिद मकसद होता है स्टूडेंट को ना इस तरह, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड जो होता है अभी मेच्योर नहीं होता, छोटी एज होती है, उसको लगता है कि मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाकिस्तान से, जो ही मैंने बॉर्डर पाकिस्तान का छोड़ा सारा कुछ हो जाएगा स्मूथ, हर चीज़ बड़ी A1 है। अच्छा, जब यही बच्चे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाके क्योंकि इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके या मेरे बच्चे हैं घर में, हर चीज़ उनको टेबल पर मिलती है, कपड़े उनके जो हैं वो प्रेस हो के उनके जो है कबोर्ड में, मतलब हर चीज़ उनके लिए है। जब यही बच्चा वहाँ जाता है और वहाँ जाके उसको कपड़े भी खुद धोने हैं, खाना भी खुद पकाना है, हर काम करना है, तो पहले तो वो बच्चा वहाँ जाके सबसे पहले तो पेरेंट्स को कहता है मैं कितने फंस गया, नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। हमेशा रियलिस्टिक प्लान करें, बाहर आपका फ्यूचर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। और आपका अगर ये सोच के आपने जाना कि जी मैं जो ही पाकिस्तान की टेरिटरी को छोड़ूंगा सब स्मूथ हो जाएगा, तो पाकिस्तान मेरे भाई ऐसा नहीं। आपको एक टाइम लगना है वहाँ पे जाके, आपको जाते साथ नौकरी भी नहीं मिलनी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि जी वो कंसल्टेंट कह रहा है बस आप यहाँ के पैसे, बाकी पैसे वहाँ जाके आप कमा के दे देंगे। मैं अक्सर ये एडवाइस करता हूँ जिस भी पाकिस्तानी बच्चे ने पढ़ने जाना है, 1 साल की फ़ीस उसके पास होनी चाहिए। 50% दें, 50% उसके पास हो, क्योंकि जाते साथ आपको नौकरी बड़ी रेयर है मिले, आपको 2-3 महीने लग जाते हैं नौकरी लेने में। इसका मतलब ये है कि बाहर दरख्त के साथ पैसे नहीं लटके होते और दूध की नहरें नहीं बह रही होती। नहीं है, कतई नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंदर, जहाँ के बड़े वाइब्रेंट स्टूडेंट्स के साथ बैठ के हमने इंटरेक्शन किया है, मज़ीद भी करेंगे। एंड वी आर थैंकफुल टू द वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नजमा नजम, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा सेशन अरेंज किया है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्कूल ऑफ डिजिटल एंड सिनेमैटिक आर्ट्स के डीन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर आसिम मंजूर का, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली ये सेशन अरेंज करवाया,
यहाँ पे सुनने में आया कि इनके इस स्कूल के अंडर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर फिल्म एंड टीवी का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उसके अलावा एनिमेशन का डिपार्टमेंट काम कर रहा है और गेम डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट भी है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए हम इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को अब थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अली असद साहब से सवालात पूछें और अपने मुस्तकबिल के हवाले से बाहर जाने के लिए अपनी राह को क्लियर करें, अपनी अवेयरनेस में इजाफा करें। अगर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में तो काइंडली इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आइट्स के बगैर स्कॉलरशिप दे दें। जी बिल्कुल, आइल्स के बगैर भी हो सकता है, लेकिन देर आर वेरी लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स। सर ये ब्लॉक अकाउंट का जो इशू है सर, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है या यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है? अच्छा, इसमें ना एक्चुअली ये जर्मन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी ये कहता है, एक्चुअली मैं बच्चों से भी ये कहूँगा कि वो ये क्यों ऐसा सोचते हैं, वो इसलिए सोचते हैं कि हमसे पहले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो वहाँ कमालात किए, ये उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। उनको आप पे ट्रस्ट नहीं, इन शॉर्ट ना। वो कहते हैं कि भाई जन आपने एक सर्टन अमाउंट, जो भी, जैसे अगर हम बात करें ये जर्मनी की है तो 11,800 है तकरीबन ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट। वो आपने यूरो उनके अकाउंट में रखवा दी है जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद। अब बैंक जो है वो आपको मंथली एक सर्टन अमाउंट जो है ना वो रिलीज़ करेगा। ये उनका अब एक प्रोसीजर है। कनाडा ने भी ऐसा शुरू किया था कि वो वहाँ पे आपका जो था कि आपने एडवांस देना होता था, लेकिन अभी इसके अलावा ये वैसे इन जनरल ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है, और एक्चुअली ये शो इसलिए करनी होती है कि आपके पास इतने पैसों कि आप वहाँ पहुँच के उनकी पब्लिक मनी के ऊपर आप ना, मतलब है आपके कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो क्योंकि सोशल स्टेट्स हैं तो इसलिए वो ये कहती हैं। तो ये सिर्फ जर्मनी में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जगहों पे नहीं है। आप बेफिक्र हो गए, स्पेन है, इटली है, इसके अलावा नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, हंगरी है, ये सारे कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अली भाई, क्या ऐसा मुमकिन है कि ना हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट हो, ना हमें आइल्स करना पड़े, ना ही हमें बहुत ज़्यादा नंबर लेने पड़े, वो कोई बाहर की यूनिवर्सिटी हमें आके ले जाए कि जनाब हमें आएँ और एडमिशन ले लें आप? अच्छा, ये सर इसके ऊपर ना मज़े की बात है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, अक्सर वो ये कहते हैं कि सर नंबर हमारे कोई 50% के ऊपर नीचे हैं, बजट हमारा कोई 15-20 लाख है, आइल्स हम करना नहीं चाहते और कंट्री टॉप का हो। मतलब ये अब कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप कह रहे हैं जी फीचर मुझे BMW के चाहिए फॉर एग्जांपल, सेफ्टी और लुक जो है उसकी वो मर्सिडीज़ जैसी हो, और बजट मेरा जो है ना वो है सुजुकी जितना, और वो भी किस्तों पे। तो एक्चुअली ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब हमारे पास कोई स्टूडेंट एवेल्यूएशन के लिए तो सबसे पहले हम उसे कुछ क्वेश्चंस यानी उसके मार्क्स, ना सिर्फ लास्ट डिग्री में बल्कि उसके प्रीवियस डिग्रीज में भी, ताकि उसका आइडिया होता है कि ये बच्चा कितना, इसका जो है एक्चुअल ये क्या है। कई दफ़ा होता है अनफॉर्चुनेटली किसी एक जगह उसके नंबर अच्छे नहीं होते। तो सबसे पहले उसका मार्क्स, नंबर 2 उसका बजट, क्योंकि हर कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ही बात आगे चलनी है। आज जैसे यूके का, मैंने कहा यूके का 12,000 पाउंड है कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसी तरह कुछ कंट्रीज़ की कम है। तो आप प्लीज़ रियलिस्टिक होकर सोचें और ये देखें कि जो आपका बजट है उसके हिसाब से आप कंट्री सेलेक्ट करें। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बड़े कम में हैं, बल्कि मैं इस आपके चैनल से सर लोगों को एक चीज़ का शायद नहीं अभी आइडिया, हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको डील कर रहे हैं पाकिस्तान में, वी आर रिप्रेजेंटेटिव, ये जी टर्किश यूनिवर्सिटी है। इसकी सालाना फ़ीस 2500 से लेके 3300 US डॉलर है, जिसमें से 1000 US डॉलर सिर्फ आपने दे के जाना है, बाकी आपने वहाँ जाके किस्तों में भी आप दे सकते हैं। अब 1000 US डॉलर का मतलब है 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस। अब 3 लाख मतलब है इतना पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप रहते हुए, जो बच्चे ये हैं स्टडी करें, इनको आइडिया है कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप देखें, अपने सारे जो आपकी ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रखें, आपकी मार्क्स, आपका जो बजट है, आइल्स, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करें। पाकिस्तान में लाइक मल्टीमीडिया की कोडिंग ना, जब मैं डिग्री करने निकला था तो मैंने रिसर्च की थी कि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो लाइक का आप हमें गाइड कर सकते हैं कि बाहर के मुल्क में ये अपॉर्चुनिटी लाइक किस तरह है? अच्छा, उसमें ऐसे होता है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जी आपका जो कोर्सेज़ हैं, अगेन वो कौन से कोर्सेज़ आप करना चाह रहे हैं और कौन से कंट्री में वो हो रहे हैं। मतलब आपके जहन में एक खाका ज़रूर होता है। देखिए, हमें कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना, तो ये कंसल्टेंट को बताने की बजाय कि जी वो बताए आपको उसको गाइड करना चाहिए कि जी ये, ताकि उसको भी पता चले कंसल्टेंट को कि आपने अपना होमवर्क प्रॉपर्ली किया हुआ है,
आपको नाउ है जो आप बात कर रहे हैं, ना कि वो आपको फिर अगेन वो कहानियाँ सुनानी शुरू कर दे और आपको ऐसा अट्रैक्टिव व्यू ले जाए। तो ये आपने बीइंग अ स्टूडेंट डिसाइड करना है कौन सा कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा उसकी फीसें चेक करें 2-3 यूनिवर्सिटियों की रैंडमली, आपको एटलीस्ट एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यार ये कंट्री मेरे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगला कंट्री सेलेक्ट करें। सर जैसा कि आपने बोला था कि मतलब यहाँ से जो भी बंदा बाहर जाता है वो परमानेंट सेटल होने के लिए जाता है, तो पीआर के लिहाज से कौन से कंट्रीज बेस्ट हैं जिनमें इजीली पीआर मिल? अच्छा देखें, अगेन इस वक्त जो पूरा यूरोप के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम या पूरी दुनिया में वो यही है कि उन्हें यंग ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए? उनका जो सोशल सिस्टम है ना, जिसमें आज वो पेंशन, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, ये सारा टैक्सेस के पैसे पे चल रहा है। आज जो जनरेशन कमा रही है वो पिछली जनरेशन को पे कर रही है, तो उन्हें आगे यंग जनरेशन चाहिए। लेकिन उन्हें सिर्फ वो लोग चाहिए जो उनके सिस्टम के अंदर रहते हुए उनके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकें। तो आपने जब भी कोई भी सब्जेक्ट ये देखना है कि उन्हें फ्रैंकली स्पीकिंग को ये जर्नल किस्म की चीज़ें नहीं चाहिए, ना इसकी डिमांड है ना इसका कोई फ़ायदा। अगर आप वहाँ जाके कोई डिग्री कर भी लेते हैं तो आपको आगे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप वहाँ पे लीगल हो सकें। तो अगेन पाकिस्तान से जाते हुए आपने एडमिशन लेते हुए इस चीज़ को प्लीज़ मद्देनज़र रखें कि उस डिग्री की आगे डिमांड भी हो। आजकल जैसे मैंने कहा आईटी का दौर, आईटी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा। हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है या नर्सेज नहीं है, हेल्थ केयर से मुराद आपके पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ केयर से मुराद आपके कोई भी लैब टेक्नीशियंस हैं। आपके बहुत सारे यूरोप के अंदर या कनाडा अमेरिका में ये है कि जो ओल्ड हाउसेज हैं वहाँ पे जो ओल्ड लोग रहते हैं उनकी देखभाल के लिए जो लोग चाहिए, ये बहुत हाईली इन डिमांड है। तो मतलब है आप ऐसा कोई चीज़ को तरफ जाएं जिसकी डिमांड हाई है। ऑलमोस्ट आपको डाटा मिल जाएगा, हर कंट्री के अंदर ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट होती है। कोशिश करें उसको देखें और उसके मुताबिक अपने आप को प्लान करें कि जो होना तो हो गया, आगे फ्यूचर में आपने राइट डायरेक्शन लेनी है। ये नहीं है कि अच्छा चलो जी MBA तो करा देने हैं, वो MBA तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उधर लाइन में है। जी, आज की इस गुफ्तगू में हमारे इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें कुछ आइडिया हुआ है कि किस तरह किन लाइंस के ऊपर वो पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हैं। मैं अली असद भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगेन आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि कई चीज़ें तशना तलब रह गई हैं, अभी तो स्टार्ट है। सो हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को लीगली पाकिस्तान से बाहर जाने में आसानी पैदा हो सके। बहुत से प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने जैसे अली असद साहब ने खुद MBA किया हुआ है, लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को नॉलेजेबल सही बातें बताते हैं। सो लीगल तरीके से जाएं, बाहर जाएं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आसानी पैदा करें, अपने मुल्क के नाम को भी कहीं बदनाम ना करें। और इसके साथ आपसे इजाज़त भी चाहते हैं और जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।